अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मेरा नाम शब्बीर है और हमारा रोज़े अव्वल से ख़ानदानी रोज़गार भेड़े पालना और मेहनत मजदूरी करना है। हमारी औरतें भी हमारे साथ मिलकर ज़ेर तामीर बिल्डिंगों में काम करती आ रही हैं, मगर नई नस्ल ने गाय के भी रेवड़ बना लिए हैं और साथ में चोरी डकैती का भी धंधा शुरू कर दिया है। पुलिस मुकाबले में कत्लो गारत गरीबी आम होकर रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे घर में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। वालिद साहब सऊदी अरब में बतौर कारीगर गए और कुछ माह बाद मुझसे बड़े दोनों भाइयों को भी उसी कंपनी में लेबर के वीज़े पर बुलवा लिया। पीछे छोटा होने के नाते मैं घर में रह गया। ढोर डंगर संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी। एक मुझसे बड़ी बहन और मैं अपनी भेड़ों को दिन भर चराते फिरते। पीछे वालदा रह जाती, उसके जिम्मे घर की जिम्मेदारी थी। बाहर से वालिद रुपया पैसा भिजवाते तो वालिदा बैंक में डाल देती। जब भेड़ों के बच्चे ज़रा बड़े हो जाते तो मैं उन्हें मंडी में ले जाकर बेच देता। हम लोग कभी एक जगह नहीं बैठते थे, कभी इस गांव तो कभी उस शहर। हमारे मकान नहीं होते, हम आरजी छप्पर डालकर उसमें ही रहते आ रहे हैं। माल के लिए बड़े बड़े बाड़े और उनकी रखवाली के लिए खूनख्वार कुत्ते पालना भी हमारी रीत में शामिल है। हमारे कुत्ते शेरों तक का मुकाबला करने में मशहूर हैं। नूरी और मैं भेड़ों का रेवड़ लेकर पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मेरी बहन नूरी ने मुझे आवाज़ दी। बुज़ दिखाई नहीं दे रहा। बुज़ हमारे कुत्ते का नाम था। बुज़ सिर्फ बोल नहीं सकता था, मगर हर बात समझकर बाकायदा उस पर अमल भी करता। मैंने इधर उधर देखा मगर बुज़ दिखाई नहीं दिया, तो मुझे भी परेशानी लाहक हो गई कि वो हमारे आगे पीछे ही माल के साथ होता था। जब हम घर से माल लेकर चले थे उस वक्त तो साथ था, मगर अचानक कहाँ गायब हो गया। कब्रिस्तान के करीब आया तो बुज़ मुखालिफ सिमत से हमारी तरफ आता दिखाई दिया। ये भी अब आवारागर्दी करने लगा है। नूरी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। जवाबन में अपनी बहन की बात पर जोर से हंस पड़ा। हम दोनों बहन भाई माल को चरने के लिए छोड़कर बरगद के बड़े दरख्त की छांव में आन बैठे। शब्बीर, अम्मा तेरी शादी। मैंने बात काटते अपनी बहन का फिक्रा पकड़ लिया। हम दोनों की शादी? ना ना, मेरी नहीं, हम दोनों की शादी। मैंने बात काटते अपनी बहन का फिक्रा पकड़ लिया। हाँ हाँ, अम्मा हाजी इब्राहिम की घरवाली से उसी की बात कर रही थी। अम्मा को फिक्र तो है ना, नूरी ने मुझे जवाबन फिर बताया। मैंने उठते हुए माल का रुख जो आगे की तरफ जा रहा था वापस मोड़ने के लिए आवाज़ लगाई। साथ ही हमारा कुत्ता उठकर भेड़ों की तरफ भागा जो कब्रों के ऊपर इधर उधर मुंह मार रही थी। एक दो बार कब्रों के मुतवल्ली से हमारा इस बात पर झगड़ा भी हो चुका था। भेड़ों को दोबारा कब्रिस्तान के कोने की तरफ मोड़ते मैं नूरी के पास आन बैठा, जो हाथ में पकड़ी टहनी से जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। नूरी मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर हम दोनों में बड़ी बनती थी। जब वो अम्मा के साथ शहर सौदा सलफ लेने जाती तो मेरे लिए भी कपड़े खरीदती। वो उसी की पसंद के होते। मैं अपनी बहन की लाई हुई हर चीज़ को पसंद कर लेता, चाहे मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मगर उसके सामने मैं तारीफ ज़रूर कर देता। माल चढ़ते हुए जब बैठने लग जाता तो हमें पता चलता कि अब हमें घंटे भर आराम का मौका मिल गया है। नूरी साथ लाई हुई रोटी खोलते मुझे पानी लाने का कहती और मैं कब्रिस्तान के हैंडपंप से, जो कि मुतवल्ली की कोठड़ी के करीब लगा था, से पानी लाने उठ जाता। जब से हम सुखपुर गांव में आकर आबाद हुए थे, अपना माल ज़्यादातर इस पुराने कब्रिस्तान में ही लाया करते थे, जबकि हमारी पक्की के दूसरे लोग अपना माल मवेशी शहर की तरफ ले जाया करते थे। उनके माल में ढोर डंगर भी थे, मगर हमारे पास अपने गुजारे की सिर्फ भेड़ें ही थीं या उनके बच्चे जो हम ईद कुर्बान पर फरोख्त करने के लिए पालते थे। जब मैं पानी भरकर नूरी के पास आया तो उसके साथ 8 साल लड़के को बैठे पाया जो उससे बातें कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा, शायद वो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने वालों के साथ हो, मगर दूर दूर तक कोई भी नजर न आया। तो मैंने नूरी की तरफ देखा। मेरी आंखों में उस बच्चे के बारे में सवाल था। शब्बीर, ये अपनी माँ की कब्र पर आया है, गांव में ही रहता है। नूरी ने मेरे चेहरे पर उठने वाले सवाल को पढ़ते हुए मुझे बताया। फिर हम खाने में लग गए। नूरी ने उसे भी रोटी और चटनी जो रोटी के साथ थी देते हुए खाने के लिए कहा। 1-2 निवाले लेते ही तेज मिर्च के बाइस उसकी जुबान जल गई और उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने डोलनी से पानी डालते हुए उसका नाम पूछा।
نام تو اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لیتے اپنا نام بتایا کہ شہباز نام ہے، سارے شبی کہتے ہیں۔ گاؤں میں کس طرف رہتے ہو؟ میرے سوال پر اس نے جواب دیا کہ مسجد والی گلی میں ہمارا گھر ہے۔ اتنا بتا کر وہ اٹھنے لگا تو نوری نے اسے روک لیا۔ شبی، بہت تیز دھوپ ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم بھی واپسی کے لیے اٹھنے والے ہیں۔ نہیں، گھر والے پریشان ہو جائیں گے، پہلے ہی کب کا گھر سے نکلا ہوا ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر قبرستان سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ نوری سے ڈر نہیں لگا یوں اکیلے قبرستان میں آتے؟ میں نے اسے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ بچہ ہے، ابھی اسے ڈر کا کیا پتا؟ نوری نے پانی والی ڈولنی اور برتن باندھتے میری بات کا جواب دیا۔ دن ڈھلنے سے پیشتر ہم دونوں بہن بھائی مال ہانکتے اپنی پکھیوں کی طرف چل پڑے تھے۔ گاؤں سے باہر والی پڑی خالی زمین پر ہمارا قبیلہ کئی سالوں سے رہتا آیا تھا۔ ہم لوگ سکھپور کے رہائشی اوڑ جانے جاتے تھے۔ اپنے مال کو باڑے میں بند کر کے میں بھائی خلیل کی پکھی کی طرف آ گیا۔ نوری کھانا وغیرہ بنانے کے لیے اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ روزمرہ کی طرح پکھی کی سب سہیلیاں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد نکل جاتی تھی۔ مرد قبیلے کے پنچ حاجی غفور کی پکھی کے سامنے اکٹھے ہو جاتے۔ یوں رات گئے تک ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ یکدم لڑکیوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں سن کر ہم سب جو حاجی غفور کی پکھی کے آس پاس پڑی چارپائیوں پر بیٹھے تھے ان کی طرف بھاگے۔ سامنے آتی لڑکیوں نے نوری کو اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ بار بار وہ سر گھما کر حلق سے بچوں جیسی آوازیں نکالتی اور مجھے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑو، میں نے جانا ہے کی تکرار کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے لا کر اپنی پکھی کی چارپائی پر ڈال دیا۔ حاجی غفور اور دوسرے لوگ بھی میری پکھی پر جمع ہو رہے تھے۔ نوری کی آنکھیں الٹی ہوئی تھی، وہ بدستور رو رہی تھی کہ مجھے چھوڑو، میں نے جانا ہے۔ حاجی غفور کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ پھر انہوں نے پانی کا گلاس جو انہوں نے میری اماں سے منگوایا تھا نوری پر الٹ دیا۔ 5-7 منٹ بعد نوری ہوش میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا آپ درست کرنے لگی۔ اماں گھبرائی ہوئی حاجی صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو، تو انہوں نے آہستہ آواز میں بتایا کہ اسے سائی کی شکایت ہو گئی ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پانی دم کر دیتا ہوں، اسے ہر تھوڑی دیر بعد پلاتی رہنا۔ جب سب اپنی پکھی میں چلے گئے تو میں نے نوری کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، نوری یہ سب کیا تھا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑی نقاہت بھری آواز میں بتایا کہ وہ لڑکا جو قبرستان میں آج ملا تھا وہ در حقیقت جنات تھا اور اس کا خاندان بھی اسی قبرستان میں رہتا ہے۔ جب ہم واپس گھر لوٹ رہے تھے تو وہ اچانک مجھے اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا اور پھر میرے کندھوں پر ادھر ادھر ٹانگیں رکھ کر سوار ہو گیا۔ میری گردن کو اس نے اپنے ہاتھوں میں اس طرح آہستگی سے پکڑ رکھا تھا کہ مجھے تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اپنی گردن گھما نہیں سکتی تھی۔ جب حاجی صاحب پڑھ رہے تھے تو وہ مجھ سے یہی تکرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں اپنے گھر والوں سے تم کو ملانا چاہتا ہوں۔ اتنا بتا کر نوری چپ ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب سن کر پریشان ہونا ایک لازمی بات تھی۔ میری اماں نوری کو ساتھ لگاتے اس کی چارپائی پر ساکت بیٹھی تھی۔ پوری رات تمام پکھیوں کے لوگ نوری کے لیے پریشان رہے۔ اماں نے نوری کو میرے ساتھ جانے سے روک لیا تھا اور میرے ساتھ خلیل کو بھیج دیا۔ ہم دونوں چچا زاد تھے اور ایک دوسرے کے پکے دوست بھی۔ اماں نوری کو خلیل کے ساتھ اور خلیل کی بہن سمو کو میرے ساتھ بیاہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خلیل بھی نوری کو چاہتا تھا اور خاصا پریشان تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے شبی جن کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شام کو ہم واپس آئے تو ہماری پکھی میں آس پڑوس کی عورتیں جمع تھی اور نوری اپنی چارپائی پر بیٹھی سب سے بے نیاز عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی، جیسے وہ کسی کو پکڑتی اور کوئی اسے پکڑتا، کبھی لیٹ کر اور کبھی بیٹھ کر، اور کبھی چارپائی سے نیچے اتر کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی۔ مجھے اور خلیل کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی پکھی کے اندر چلی گئی اور پیچھے بچھی چٹائی پر لیٹ کر اوپر چادر اوڑھ لی، جیسے ہم سب سے چھپ گئی ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شبی اسے دکھائی دے رہا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سب سے دور رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میں نے اماں سے حاجی غفور کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے میرے بس کی بات نہیں، کسی عامل کو لانا پڑے گا۔ اماں نے اپنی آنکھوں میں آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے مجھے بتایا نوری کی حالت کل سے بھی بری ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا حاجی غفور کی پکھی میں آ گیا اور نوری کے بارے میں جو حالات بن چکے تھے کے بارے میں پوچھا تو حاجی صاحب نے کہا میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا تھا، مگر اس نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ کسی ایسے عامل کے پاس جاؤ جو جنات اور بدروحوں کو اتارنے کا ماہر ہو، ہمارے بس کی بات نہیں، ابھی تو پانی سر سے اوپر نہیں گیا اور اس کا سد باب ہو جائے گا۔
जो जो दिन गुजरते रहे नूरी उसके कब्जे में आती जाएगी। हाजी साहब के लहजे में परेशानी का अंसर नुमाया था। हाजी साहब, मुझे तो पता नहीं कि आलिम या आमिल कहाँ मिलेगा। मैंने तजब्जुब में हाथ मसलते अपनी बेबसी का इजहार किया। साथ ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी हालत देखकर हाजी गफूर ने मेरी ढारस बंधाई और मुझे शहर में साईं अली शेर का पता बताया कि उसके पास जाकर सारी हकीकत बयान करूं। शायद वो कोई मदद कर सकें। वो रात तो हमने जूतू करके काटी। सुबह में माल खलील के सुपुर्द करते हुए खुद शहर के लिए वैगन स्टॉप पर आ गया। साईं शेर अली रेलवे फाटक के पास इस्लाम बिल्डिंग में किराए की दुकान में अपना आस्थाना बनाए हुए था और काफ़ी सारे लोग इर्द गिर्द मौजूद थे। मैं उनके करीब बैठते बड़े दुख के साथ अपनी बहन के साथ गुजरने वाले वाकयात से उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा कि मैं तो चल फिर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें एक आमिल का पता बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। फाटक के दूसरी तरफ शहजाद दवाखाने के करीब वो मिलेगा। लियाकत उर्फ आमिल शहबाज नाम है उसका। सुना है वो जादू टून और जिन्नात उतारने का धंधा करता है। मैं साईं शेर अली का शुक्रिया अदा करते आमिल शहबाज को तलाश करता उसकी जादू नगरी में पहुंच गया। बाहर दुकान के चारों जानिब खौफनाक शक्लों के जिन्नात की तस्वीरें आवेजा थी। दुकान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले हिस्से में एक नौमर 18 साल आमिल कुर्सी मेज पर मौजूद था, जिसे मैंने लियाकत उर्फ आमिल शहबाज के काले इल्म की काट महबूब आपके कदमों में इम्तिहान में बगैर पढ़े कामयाबी वगैरह वगैरह के बारे में पूछा। उसने आने का मकसद पूछा तो मैंने सारे हालात उसके गोश गुजार कर दिए। वो उठकर अंदर गया और आकर मुझे इंतज़ार करने का कहा। मुझसे चाय पीने का पूछा। मैंने पीने के लिए हाँ कर दी तो उसने उठकर बाहर किसी को इशारा किया और अंदर आकर अपनी कुर्सी पर आन बैठा। थोड़ी देर बाद चाय आ गई और मैं कप पकड़कर पीने लगा। उसी दौरान अंदर से एक 17-18 साल लड़की निकली जिसका चेहरा उतरा हुआ था, बाल उलझे हुए थे, जिसके हाथ में पकड़ी किताबें देखकर यह अंदाजा हो गया था कि वो कोई स्टूडेंट है और बगैर पढ़ाई के आमिल शहबाज उर्फ लियाकू से इम्तिहान में फर्स्ट क्लास नंबर लगवाने आई थी। मैंने जल्दी जल्दी चाय का कप ख़त्म किया और लड़के ने मुझे अंदर जाने का कहा। अंदर दाखिल होते ही मुझे नागवार सी बदबू का एहसास हुआ। मेरे सामने गाँव तकिए का सहारा लिए एक 2 मन वजनी पहलवान नुमा आमिल बैठा था, जिसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। आओ बेटा, उसने खुमार आलूद आवाज़ में मेरा खैर मकदम किया और कारपेट के ऊपर पड़ी गद्दियों में से एक पर बैठने का इशारा किया। हाँ बताओ, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आमिल शहबाज लियाकू ने मेरे आने का मकसद पूछा। मैंने सारा वाकया पुराने कब्रिस्तान से लेकर जो जो नूरी को पेश आया उसे बताया तो उसने 50,000 रुपये कड़ाही के नाम पर और आने जाने का खर्चा अलग मांगा। टैक्सी स्टैंड साथ ही था। उसने लड़के को भेजकर गाड़ी के मालिक को बुलवाया और सुखपुर का किराया पूछा। उसने आने जाने के 3,000 रुपये के अलावा पेट्रोल और रोटी पानी मांगे। आमिल लियाकत ने खुद ही भावताव किया और 2500 रुपये की बात पक्की कर ली। घर से चलते वक्त मैंने थोड़े बहुत पैसे पास रख लिए थे। उनमें से 2,000 गाड़ी वाले को दिए और बाकी सुखपुर जाकर अदायगी करने का कहा। आमिल शहबाज आगे, मैं और लड़का पीछे बैठ गए। गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ रुकी। 2,000 का पेट्रोल डलवाने के बाद आमिल साहब ने लड़के को और मुझे पेट्रोल पंप की दुकान से खाने पीने की अशिया लाने भेज दिया। मेरे 700-800 रुपये खर्च हुए। पता नहीं उसके जिस्म से इतनी नागवार बदबू क्यों उठ रही थी। खाने पीने के बाद वो खर्राटे लेने लगा। अगर गाड़ी के अंदर ऐसी ऑन ना होता तो मैं उस गंदी बदबू जो आमिल के पसीने नुमा जिस्म से उठ रही थी से निजात पाने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे कर देता। सुखपुर आते ही नीम तारीकी फैल चुकी थी और हम अपनी पक्खियों में पहुंच गए। अम्मा ने मुझे बताया कि नूरी दिन भर इसी आलम में रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी है। गाड़ी एक साइड पर खड़ी करवाकर मैंने खलील को चारपाई लाने का कहा और अम्मा को चाय बनाने का कह दिया। आमिल लियाकी ने सब मौजूद लोगों को हमारी पक्खी से दूर हटा दिया और साथ ही बक्स के अंदर से एक बड़ी सी चादर जिस पर खौफनाक तस्वीर बनी हुई थी, जिसके बारे में उसने बताया कि शहनशाह जिन्नात की तस्वीर है जो मैं हाजिर करूंगा और उसके ज़रिए से नूरी पर आशिक जिन को काबू करके साथ ले जाऊंगा ताकि वो फिर कभी नूरी को तंग न करे। कुछ ऐसा ही और सामान भी उसने हमारी पक्खी के चारों जानिब फैला दिया और ख़ुद अपने जिस्म पर सियाह रंग का रेशमी लिबाता पहन लिया। उसके साथ आया लड़का पक्खी के बाहर चटाई पर बैठ गया और कोई अमल पढ़ने लगा, जबकि आमिल शहबाज लियाकी हमें पक्खी से दूर रहने की तलकीन करता। मेरी पक्खी के अंदर दाखिल हो गया और इकट्ठा किया हुआ पर्दा उसने खोलकर पक्खी का दाखिली हिस्से को ढक दिया। नूरी उठ बैठी थी और सहमी सहमी नज़रों से आमिल शहबाज की जानिब देख रही थी।
मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, ये बहुत बड़े आमिल हैं, ये उस जिन को पकड़ने आए हैं। शब्बीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो मुझे कुछ नहीं कहता, वो तो सारा दिन मेरे साथ हंसता खेलता फिरता है। मुझे आप ही कहकर मुखातिब करता है, खुद ही चला जाएगा। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं बोलता, आमिल शहबाज लियाकू ने नूरी के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बड़ा चालाक बनता है, बदबख्त, चकमा देता है मुझे। मैं बंदोबस्त करता हूं अभी तुम्हारा। नूरी को यह तवक्को नहीं थी कि उसके साथ ये बर्ताव होगा। वो मारे डर के सहम गई। शब्बीर, तुम कड़ाही की रकम का बंदोबस्त करो, मैं इस बदबख्त को अभी काबू करता हूं। उसने साथ लाई मिट्टी की हंडिया का ढक्कन उतारते हुए हंडिया जमीन पर रखते जेब से बड़ा सारा चाकू निकालते हुए उसे खोला। और हाँ, तुम पक्खी से दूर रहोगे और जो हिसार मैंने खींचा है उसके अंदर कोई ना आने पाए। तुम्हें सख्ती से हिदायत है, वरना अगर किसी का नुकसान हो गया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। जी बहुत बेहतर, मैंने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा और पक्की से बाहर आ गया। बाहर वो लड़का ऊट पटांग कुछ ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। सारे कबीले के लोग एक जगह बैठे नूरी के लिए दुआ मांग रहे थे। पक्की के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मेरे हर सिमत हर किसी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि देखें अब क्या होगा। एकदम मेरी पक्की से नूरी की गाली गलोच और मारपीट की आवाज़ आने लगी। हम सब ने समझा कि अंदर आमिल शहबाज लिया की जिन्नात के साथ हाथापाई कर रहा है। इसी असना में नूरी दरख्तों से लकड़ी काटने वाला कापा लहराती आमिल शहबाज के पीछे भागती पक्की से बाहर निकली। आमिल की शलवार पैरों में थी। वो चीखो पुकार कर रहा था। नूरी ने बताया कि ये मुझसे दस्ते दराजी करने लगा था। ये हवस का पुजारी कोई आमिल वामिल नहीं, ये तो कोई बदकार मस्टंडा है। उसके मुंह से ये सब कुछ सुनकर हम सब कबीले वालों ने दोनों उस्ताद शागिर्द को जूतों पर रख लिया। हाजी गफूर ने बड़ी मुश्किल से हम सब पर काबू पाया। वो अपना सारा जादू टूना छोड़कर गाड़ी में 9-2-11 हो गए। नूरी ने मुझे बताया कि मुझे उससे कोई खतरा नहीं, जितना तुम उसके पीछे पड़ोगे वो मुझे तंग करेगा। मैं अपनी बहन की बात पर रजामंद हो गया और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी डगर पर चल पड़ी। अब नूरी दोबारा मेरे साथ माल लेकर जाने लग गई थी। कबीले की दूसरी लड़कियां जो नूरी की हम उम्र थी उससे मिलते कतराती थी। मेरा ध्यान अपनी बहन पर रहता। मुझे पता चल जाता जब शिब्बी हमारे दरमियान आ जाता। अक्सर औकात वह मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेता था, कभी किसी जानवर की शक्ल, कभी किसी बड़े सांप की शक्ल। नूरी इन सबको पहचान लेती थी। मैं उस दौरान नूरी से दूर जाकर माल की निगरानी में लग जाता। नूरी और शिब्बी की दोस्ती को दूसरा साल जा रहा था। मेरे वालिद और भाई इस सूरत हाल से खासे परेशान थे, मगर मेरी अम्मा और मैं उन्हें मुतमईन कर देते कि नूरी की जान को कोई ख़तरा वगैरह नहीं। वो जिन्नात का छोटा सा बच्चा है और नूरी को आप ही कहकर मुखातिब करता है। हमारी बातों के बावजूद मेरे वालिद मुतमईन नहीं हो पाते थे। अब ये होने लगा था कि नूरी रातों को पक्की से निकलकर करीबी खेतों की तरफ चली जाती और घंटों शिब्बी के साथ घूमती फिरती। हम माँ बेटा भी उसके आदी हो चुके थे। जब कभी नूरी के पास शिब्बी आता तो मेरी अम्मा को अम्मा और मुझे शब्बीर भाई कहकर मुखातिब करता। नूरी की आवाज़ उस वक्त बच्चे की आवाज़ में बदल जाती थी और वो उसी लबो लहजे में हमसे बातें करती रहती। नूरी ने बताया कि शिब्बी से छोटा उसका भाई शाहजेब भी है। कल रात को उसे भी साथ लाया था। वो भी मुझसे बड़े प्यार से मिला और हम तीनों खेलते रहे थे। अब यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा था। नूरी मुझे माल के पास छोड़कर कब्रिस्तान के आखिरी हिस्से में चली जाती, जहां पहाड़ी कीकरों के गुंजान झुंड थे। नूरी की जुबानी पता चला कि शिब्बी और उसके घर वाले उस गुंजान झुंड में रहते हैं और वो उसके सारे घर वालों को मिल चुकी थी। उसने मुझे यहाँ तक बताया था कि वो भी हमारी तरह जिंदगी बसर करते हैं। वो बाकायदा इंसानों में रहकर काम धंधा करके अपनी रोज़ी कमाते हैं, नमाज कुरान की पाबंदी करते हैं और सब इंसान दोस्त हैं। मैंने नूरी से इजहार किया कि वो शाहजेब को मेरा दोस्त बना दे, मगर उसने ये कहकर मुझे खामोश करा दिया कि शिब्बी तुमसे सख्त नाराज़ है जो तुम उस बदमाश पाखंडी मोटे भैंसे को लेकर आए थे, जिसने मुझे बेआबरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो खैर हुई कि शिब्बी और शाहजेब जा चुके थे। अगर वो उनकी मौजूदगी में आ जाता तो दोनों से जान से मार डालते। जब से नूरी जिन्नात में रह रही थी उसमें दिन ब दिन बहुत सी तब्दीली आ गई थी। खाना कम खाती थी, सोती भी बहुत कम थी, अलग थलग अपने आप में मगन रहती थी। हम पहले बहन भाई जब माल निकालते थे तो चलते चलते दुनिया जहान की बातें करते थे, मगर अब वो खामोशी से आगे आगे चलती रहती। पहले पहले मेरा कुत्ता बुजू शिब्बी पर भौंकता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनका आदी हो गया। अब वो उनके आने का कोई नोटिस ना लेता था, ना जाने का। मेरे वालिद और भाई 2 माह की छुट्टी पर आए हुए थे। उनकी कोशिश थी कि नूरी और मेरी शादी करके जाएं,
मगर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो नूरी की बात चलाएं। नूरी पर शिब्बी का दबाव पड़ा हुआ था कि मैंने हिम्मत करके शिब्बी को मुखातिब किया। हाँ बोलो भाई, उसने अपनी आवाज़ में जवाब दिया। अब्बू नूरी की और मेरी शादी करना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जवाबन उसने खामोशी इख्तियार कर ली और थोड़ी देर बाद नूरी को छोड़कर चला गया। नूरी जब होश में आती तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था कि शिब्बी से क्या बातें हुई या क्या चलता रहा। मेरे वालिद साहब ने नूरी पर सख्ती कर दी थी कि खबरदार, जो रात को उठकर अकेली बाहर गई अपनी अम्मा को साथ लेकर जाया करो। नूरी हाजी साहब से बहुत डरती थी। जी अब्बा जी। नूरी बेचैनी की हालत में चारपाई पर करवटें बदल रही थी। मैंने महसूस कर लिया था कि शिब्बी कहीं करीब ही मौजूद है। अब्बा जी पक्की के बाहर पड़े सो रहे थे और अम्मा की चारपाई मेरी दूसरी जानिब थी। मैंने करवट लेते अपनी अम्मा का कंधा हिलाया तो वह हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने इशारे से उन्हें बताया कि नूरी बाहर जाना चाहती है। अम्मा ने नूरी की जानिब देखा जो अब उठकर बैठ गई थी। अम्मा सर हिलाती उठी और दोनों माँ बेटी पक्की से बाहर निकल गई। मैं पड़ा अपनी बहन की जिंदगी में उठने वाली इस सूरत हाल के बारे में तरह तरह के वसवसे दिल में लिए सोचता रहा। काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें गए हुए, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई थी। जब से नूरी की शादी के बारे में मैंने शिब्बी से बात की थी, उसके आने के मामूलात में ज़रा कमी हो गई थी। आज भी वो 3 दिन के बाद आया था। नूरी उसके ना आने पर काफ़ी परेशान थी कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया। अम्मा और नूरी वापस पक्की में आई तो अम्मा के पास कपड़े में कुछ था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि शिब्बी और उसके माँ बाप आए थे और जाते हुए ये दे गए हैं। अम्मा ने कपड़े में बंधे चांदी के जेवरात मेरे सामने रखते बताया। वो जेवरात पुराने थे मगर देखने में बहुत खूबसूरत थे। ये शिब्बी ने नूरी की शादी के लिए दिए हैं। शिब्बी की वालदा बता रही थी कि वो जेवरात उसके हैं और अपनी बेटी नूरी को खुशी से दे रही है। अम्मा, सुना है कि जिन्नात जो कुछ देते हैं बाद में गायब हो जाता है। मैंने सुनी सुनाई बात दोहराई तो नूरी बीच में बोल उठी। शब्बीर, वो मेरे माँ बाप की जगह हैं, बहुत प्यार करते हैं। तुमने शिब्बी से मेरी शादी की बात की थी तो उसने वापस जाकर अपने घर वालों को बताया था, और जो उसके आने में कई दिन लग गए थे वो यहाँ से किसी और जगह गए हुए थे। बताकर वो खामोश हो गई। हमारे लोग सोना बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारी शादियों पर हमारी औरतें और लड़कियाँ चांदी ही के भारी भरकम जेवरात पहनती हैं। जो धड़का मेरे दिल में लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया था कि शिब्बी नूरी की शादी में रुकावट डालेगा। मेरे सर से बोझ उतर चुका था। 2-4 रोज़ बाद नूरी का खलील से और मेरा खलील की बहन रोशनी से रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। जो जो शादी की तारीख करीब आ रही थी, हम बहन भाई जहां अपनी अपनी शादियों के लिए खुश थे, वहां खलील की तरफ से परेशान भी हो रहे थे, जिसने दबी ज़बान में अपनी बिरादरी के लोगों को नूरी पर आशिक जिनका भी शोशा छोड़ा हुआ था, जबकि शिब्बी नूरी को आपी कहकर पुकारता था। और अम्मा शिब्बी के वालदेन की तरफ से दिए गए गहने जो खासे साल खुर्दा थे को लेकर सुनार के पास आए कि इनको धो दे, मगर सुनार वो खरीदने पर बजीद था कि मैं इनके बदले जदीद अंदाज के जेवरात आपको दुगने वजन में दे देता हूँ, आप इन्हें मुझे दे दें, क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। मगर हमने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार उसने हमारे सामने उन जेवरात को मुख्तलिफ महलूल में डबोकर निकाला तो उनके निखार में चमक आ गई। जेवरात लेकर हम माँ बेटा दूसरी खरीदारी में लग गए। आखिरकार नूरी खलील की बीवी बन गई और रोशनी मेरी। वो बारात लेकर हमारी पक्की में आए और दूसरे रोज़ मेरी बारात उनकी पक्की में गई। खूब खुशी मनाई जा रही थी। नूरी की शादी में शिब्बी समेत उसके घर वालों ने भी शिरकत की और दावत में हमारे साथ शरीक रहे। नूरी खलील के साथ बहुत खुश थी। जो माल पहले रोशनी और खलील लेकर जाते थे, अब रोशनी की जगह नूरी और मेरे साथ रोशनी थी। रोशनी के आ जाने पर मेरी पक्की के तौर तरीके बदल गए थे। नूरी का मैल सबसे अलग था, जबकि रोशनी की आदतें मुख्तलिफ थी। जब से शादी हुई थी, मेरी 7 भेड़ें मामूली ऊंच नीच की बिना पर ज़िबा हो चुकी थी। कभी अफारा हो जाता, कभी चारा लड़ जाता, कभी मुँह खोर हो जाता। मेरे वालिद उस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। उनका ध्यान शिब्बी की तरफ था कि ये सब कुछ जिन्नात की कारस्तानियाँ हैं, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन अंदर से मैं भी परेशान था कि सिर्फ ये सारा कुछ मेरे माल के साथ क्यों। दूसरे लोगों के भी तो सैकड़ों जानवर थे। गांव के मौलवी साहब से दम झाड़ा भी करवाया, हाजी गफूर साहब से भी तावीज़ लेकर भेड़ों के गले में डाले। कोई कह रहा था कि रोशनी का पैर भारी निकला, वगैरह वगैरह। जितने मुँह इतनी बातें, मगर मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। हाजी साहब के जाने का वक्त हो गया। मुझे कई हिदायतें देकर वो वापस चले गए। अब मैं और रोशनी अपने माल को संभालने में लग गए थे।
خلیل نوری کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ وہ اگر رات کو اٹھ کر پکھی سے نکل جاتی تو وہ بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا، مگر اس کے پیچھے ہرگز نہیں جاتا تھا۔ شبی نے 2-4 بار خلیل سے بھی بات کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ڈر قدرے کم ہو گیا تھا۔ پھر ان کی خانگی زندگی میں شبی کی کوئی مداخلت نہیں تھی۔ رہنے سہنے کا انداز قدرے بدلتا جا رہا تھا۔ ہوا سے زر نے دونوں کو اپنا غلام بنا ڈالا تھا۔ پے در پہ قصابوں کے پاس بھیڑیں بکنے لگی۔ میں نے دبی زبان میں اس بات کا تذکرہ روشنی سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ تم نوری اور خلیل کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خلیل اپنی مرضی کا مالک ہے، گھر پر اسی کا کنٹرول ہے۔ ابا اماں اور دوسرے گھر کے لوگ اس کے معاملے میں بالکل بھی دخل نہیں دیتے۔ روشنی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے روشنی کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ خلیل اور نوری نے اپنی پکھی ذرا دور ہٹ کر بنا لی تھی، گو کہ وہ قبیلے میں ہی تھے مگر سب سے الگ تھلگ۔ ویسے بھی نوری پر جن کی وجہ سے سبھی ملنے جلنے سے کتراتے تھے۔ شبی کو نوری اور خلیل نے اپنے اشاروں پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس سے سودا سلف منگوانے لگے تھے۔ پہل تو اسے پیسے دے کر بھیجتے، پھر پیسوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی کھانے پینے کی چیزیں مانگتے شبی پل بھر میں لا کر حاضر کر دیتا۔ شبی نے دونوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جب کبھی شاذیب میرے ہمراہ آئے تو تم لوگ کوئی بھی ایسی ویسی بات یا فرمائش نہیں کرنا۔ میرے والدین اس بات پر سخت ناراض ہوں گے۔ وہ صوم و صلات کے پابند ہیں اور ان کو یہ بات ناگوار لگے گی۔ دونوں نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں نے نوری کو منع کر دیا کہ وہ تمہیں بہن کی طرح پیار کرتا ہے، اور پھر مافوق الفطرت مخلوق ہونے کے ناطے کبھی ناراض ہو گیا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا، جیسا کہ مجھے پہنچا رہا ہے۔ میرا مال پراسرار بیماری کا شکار ہے۔ ارے نہیں شبیر، وہ بچہ بھلا تمہارے مال کا کیوں نقصان کرے گا؟ نوری نے میرے وسوسے کو مسترد کرتے ہوئے شبی کی طرفداری کی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ جو بھی ہو اس سے سمجھوتا تو کرنا پڑے گا۔ خلیل کے ٹھاٹ باٹ بدل رہے تھے، نوری بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اس نے دبی زبان میں یہ اظہار کر دیا تھا کہ بہت مال کی خدمت کر لی، اب ہم سکھپور سے نقل مکانی کر کے شہر جانا چاہتے ہیں۔ خلیل اب کوئی اور کام کرے گا۔ اب نوری اپنے گھر والی تھی، میں اس پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتا تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی، جو مرضی آئے کرو۔ خلیل تھوڑا بہت راجگیری کا کام جانتا تھا۔ دونوں میاں بیوی سکھپور سے شہر شفٹ ہو گئے۔ کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی تھی، دونوں کو کام مل گیا، نوری مزدوری اور خلیل کو مستری کا۔ اسی بلڈنگ میں انہوں نے مالک سے پوچھ کر رہائش اختیار کر لی۔ انہیں سکھپور سے گئے 3 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے۔ میں کبھی کبھار جا کر ان سے ملا تھا۔ کئی بار میں نے خلیل کو واپسی کا کہا مگر وہ دونوں میری بات نہ مانے اور میں مایوس ہو گیا۔ خلیل اور نوری شبی سے ایسے کام لینے لگے تھے جس میں خلیل کی چالاکی شامل تھی۔ وہ خود کو کوئی بڑا عامل ماننے لگا تھا۔ سب سے پہلے بلڈنگ مالک حاجی نور احمد کو اس نے قائل کیا، پھر یہ سلسلہ اس کے دوستوں رشتہ داروں تک پھیل گیا۔ شبی ان کے سامنے جو بھی کوئی ہوتا مختلف چیزیں ادھر ادھر کرتا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ خلیل کے ہاتھ میں جنات ہیں اور وہ ان سے کام لے سکتا ہے۔ کمزور عقیدے کے لوگ تو دونوں میاں بیوی کو پوجنے تک جاتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس سے یہ کہا جاتا کہ تم پر کالے جادو کا وار کیا گیا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے جنات کو حاضر کرنا پڑے گا، وہ اس کا توڑ کریں گے۔ ان کو بلوانے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوں گی، اس پہ یہ خرچ آئے گا۔ شبی کو بلایا جاتا اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے دکھا کر ساحل کو قابو کیا جاتا تھا۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی دھڑا دھڑ چاندی سمیٹ رہے تھے۔ جب لوگوں کے سامنے شبی کو بلایا جاتا تو خلیل اسے گالی گلوچ کرتا تاکہ وہاں موجود کام کروانے والوں پر اس کی دھاک جمی رہے۔ نوری نے بھی وہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک دن شبی کو حاضر کرنے کے لیے آوازیں دی تو وہ شاید کہیں دور تھا، یا ویسے ہی جان بوجھ کر وہ سنی انسنی کر رہا تھا۔ جب وہ نوری کے پاس آیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ شبی نے غصے سے خلیل کو دھکا دیا جو اس سے بدتمیزی کر رہا تھا اور واپس چلا گیا۔ کئی دن تک شبی واپس نہ آیا تو دونوں کو تشویش ہوئی اور دونوں پریشان ہو گئے۔ نوری دن رات شبی کو واپس بلانے کی کوششیں کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ اگر کوئی کام کے سلسلے میں آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ اب ان کی توجہ صرف بلڈنگ میں کام کی طرف تھی۔ جب شبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ نوری کو ملنے آ گیا۔ دونوں بلڈنگ کی 4تھی منزل پر فرنٹ کی طرف لگے بڑے بڑے لکڑی کے پھٹوں پر کام کر رہے تھے۔ خلیل کو اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے پھنکار کر اسے ڈانٹا کہ کہاں گئے تھے اتنے دن۔ نوری نے مداخلت کی تو اسے بھی اس نے جھڑک دیا۔ یک دم خلیل ہوا میں اچھلا اور بیچ سڑک پر گرتے تربوز کی طرح بکھر گیا۔ نوری سکتے کی حالت میں اوپر کھڑی اس کے لاش کے گرد ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ نوری کے مطابق شبی کوئی بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔
हमें पता चला तो डेरे के दूसरे लोगों से मिलकर हम उसकी लाश और नूरी को लेकर वापस सुखपुर आ गए। नूरी आज भी शिब्बी को याद करके दुखी हो जाती है। उसे उम्मीद है कि एक दिन शिब्बी अचानक आकर कहेगा, आपी क्या हाल है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।